हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बात कहनी थी आप लोगों से कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देखते तो हो, व्यूज़ देते हो, लेकिन आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक नहीं देखते हो। देखो, वीडियो मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसको देखें, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसको शुरू से लेकर के अंत तक नहीं देखोगे तो क्लियर कैसे पता चलेगा आप लोगों की कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो कैसे आप लोगों को समझ में आएगा। तो मेरा ये आग्रह है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखा करें। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इन लोगों को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही नया टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं रेस्पायरेशन। तो ये रेस्पायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो रेस्पायरेशन का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेस्पायरेशन होता क्या है। व्हाट इज रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी बेसिक बातें हैं वो हम लोग अब देखेंगे। तो रेस्पायरेशन क्या है, तो रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, तो केमिकल, कंप्लीटली एंजाइम डिपेंडेंट, केमिकल एंड एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग विच, इस दौरान क्या हो रहा है, तो इस दौरान ग्लूकोज जो है ये अलग अलग स्टेप्स में टूट रहा है। ड्यूरिंग विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज को अलग अलग पार्ट्स में हम लोग तोड़ते हैं। ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट, और ये कहां पे, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, एंड अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है ये, तो एटीपी। और ये एटीपी का प्रोडक्शन कहां पे होगा, तो एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा वो होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको याद रखना है यही है प्रोसेस। तो ये केमिकल और एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को अलग अलग जगह पे तोड़ा जाता है। अब ये देखिए, पायरूवेट में ये कन्वर्ट कहां होगा, तो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा वो साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसको एटीपी में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग तरीके से कैसे ये टूटता है, रेस्पायरेशन में किस तरीके से ये टूटता है। तो देखिए, रेस्पायरेशन में सबसे पहला जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज। ठीक है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। अब ये ग्लूकोज जो है इसका क्या हो रहा है, तो ग्लूकोज का हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये किस चीज में टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। और यहाँ पायरुविक एसिड का कितना मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल। अब ध्यान देने वाला बात यहीं से स्टार्ट होता है। आपके एनसीईआरटी में रेस्पायरेशन वाले टॉपिक में एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और वही चार्ट अभी हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। ये पायरुवेट जो है, पायरुविक एसिड, इसका दूसरा नाम पायरुवेट भी है। तो ये जो पायरुवेट है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से टूटता है। ठीक है, एज पर द नीड, जिसको जितना एनर्जी की जरूरत है और जिसके पास जितना तोड़ने का ताकत है। अब जैसे किसी का ज्यादा तोड़ने का ताकत है तो वहां ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से ग्लूकोज टूट जाएगा। अब किसी के पास उतना एनर्जी ही नहीं है कि ये इसको तोड़ पाए, तो उसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो पायरुविक एसिड जो है ये 3 तरीके से टूटेगा, आपको याद रखना है। पहला जो तरीका है, पहला जो जगह है, ये क्या हो गया, तो सबसे पहले इन ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक फंगस है, आपको याद रखना है। तो फंगस में जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, तो फंगस में जब होता है तो यहाँ पे यही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यही दारू है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो ईस्ट में पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट होता है, कैसे? इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन है ही नहीं ईस्ट के आसपास जो है, ईस्ट एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है। कैसा रेस्पायरेशन करता है ईस्ट? तो यहाँ चलिए हम इसको लिख देते हैं, ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। और यहाँ जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है इसका हम लोग एक और नाम देते हैं, उसका एक और नाम है फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या है ये आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर जैसे चावल ही है, चावल को अगर आप पानी में डाल दीजिए, भात को, अब अगले दिन उसको अगर खाइएगा तो हल्का मीठा मीठा लगेगा। क्यों लगता है? धीरे धीरे वो फर्मेंट होने लगता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल का कंटेंट जब भी किसी चीज़ में बढ़ जाएगा, फल ही है, कोई फल हो गया, अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर लगातार रह जाए, सड़ने के बाद उसके अंदर फंगस लग जाता है, और यही फंगस जो है, ईस्ट भी एक फंगस है, तो यही फंगस इसको फर्मेंट कर देगा और इससे इथाइल अल्कोहल, ये जो सस्ता टाइप का जो जुआरी लोग होता है, नशेड़ी लोग होता है, वो इसी का इस्तेमाल करता है। बाजार में जाएगा, सड़ा गला जो फूल फल है उसको लाएगा और ला करके उसको पेड़ करके एक दिन रख देगा, ठीक है। अब रखने के बाद क्या होगा? रखने के बाद फंगस लगेगा, फंगस लगने के बाद इसमें अल्कोहल का कंटेंट बढ़ जाता है और वही उसको पीता है। मार्केट में तो बिहार में दारू मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये लोग अपने दारू का जो आपूर्ति है वो इसी तरीके से करता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में यही बात होगा, ठीक है। अब देखिए इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन के कारण ईस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? तो देख लीजिए, यहाँ याद रखना है आपको, अब यही बात आप लोग को हम बना रहे थे। ब्रूअरी, अब ब्रूअरी किसको बोलते हैं? शराब की फैक्ट्री। तो शराब की फैक्ट्री में इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन के कारण ईस्ट का यूज किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है बेकरी में, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हुआ इसका। अब अगला जो पार्ट है ये है कंप्लीट होगा कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि यही जो पायरुवेट है वो यहीं आकर के टूटेगा और टूट करके जो बहुत सारा तरह का एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होगा? तो कंप्लीट एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन यहाँ पे होगा। और जब एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 प्रोडक्ट बनाता है इसको तोड़ के। एक प्रोडक्ट हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, सॉरी, एक प्रोडक्ट हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका वाटर, और इसी के साथ ये एनर्जी भी देता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एनर्जी ये मिल सकता है। कुछ में 36 एटीपी का प्रोडक्शन करता है और कुछ में 38 एटीपी का, यानी कि 36 एटीपी 38 एटीपी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यहाँ प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ ये हो गया एरोबिक रेस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। अब लास्ट है, अब लास्ट कौन सा है? तो यह है लैक्टिक एसिड, जो कि मसल में बनेगा। कहाँ होगा ये? तो मसल में होगा। और मसल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मसल में जो है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन अब कैसे होगा? तो लैक्टिक एसिड देखिए क्या होता है, किसी के ऊपर जुनून सवार है जिम जाने का, ठीक है। तो पहला दिन जिम गया और पहला दिन जिम गया और जा करके डंबल मार रहा है, ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम डंबल मार रहा है। अब 1 घंटे का काम वो 4 घंटा जिम में बिता करके आया है पहला दिन। अब पहले दिन में क्या है कि जितना हेवी वर्क करने के लिए उसके पास ऑक्सीजन बॉडी में नहीं था, नॉर्मल काम करने के लिए बॉडी में ऑक्सीजन था, और उस दिन तो 4 घंटा जिम में बिता करके आया है बुआ, ठीक है। तो उस दिन तो उसके पास नहीं है। अब क्या होगा कि यही जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की कमी में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो पायरुविक एसिड बना, यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की कमी के कारण मसल्स में किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड। मसल में दही जम गया। अब बुआ का मसल में दही जम गया, आप बेचारा पहले की तरह हाथ को उठाने का कोशिश कर रहा है, अपाहिज की तरह। दूसरे दिन चलेगा कैसे? पूरा अपाहिज की तरह ऐसे से होके चलेगा। कारण क्या है? जहां जहां वो एक्सरसाइज में ज्यादा मसल का यूज किया था वहां वहां पे लैक्टिक एसिड जम गया। अब लैक्टिक एसिड जो है ये जम गया और उसके कारण उसको जहां जहां लैक्टिक एसिड है वहां काफी ज्यादा पेन होगा बेचारे को, ठीक है। तो एक दिन पहला दिन गया, अगले दिन छोड़ देगा, ठीक है। तो यही अक्सर भूत सवार होता है जिम जाने वाले लोगों पे। मसल में हो क्या रहा है? तो मसल में यहां पे क्या है? यहां पे ऑक्सीजन का
लैक है, O2 लैकिंग। तो ऑक्सीजन के लैकिंग में उतना ही ना ऑक्सीजन बेचारा जला पाएगा जितना है। अब मान लेते हैं 4 गो ऑक्सीजन बॉडी में है और 10 पायरुविक एसिड बन के तैयार है, तो 4 ऑक्सीजन 4 ही पायरुविक एसिड को जलाएगा, बाकी पायरुविक एसिड का क्या होगा, तो वही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है बेचारा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके बउआ को मजा चखा देता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मसल्स में दही जम गया, इसको हम लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यही है। तो अलग अलग रेस्पायरेशन का प्रोसेस में कुल मिलाकर 3 तरीके से ग्लूकोज का जो फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड अलग अलग तरीके से टूट करके ऐसे काम करता है। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 2 ATP बनता है, ये आपको याद रखना है। जबकि ईस्ट में जब ये पायरुविक एसिड आ करके इसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कोई ATP नहीं बनेगा, नो ATP। ठीक है, ATP बनेगा ही नहीं, इस जगह भी ATP नहीं बनेगा। तो नेट आपको याद रखना है कि चाहे वो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो, चाहे वो मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों के ही केस में मात्र 2 ही ATP बनता है। जबकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है उसमें 36 से 38 ATP एनर्जी क्रिएट हो सकता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग अंडर 10th में हैं तो इसीलिए आप लोगों को पता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोल देते हैं हम लोग ATP को, जरूरी नहीं है। ठीक है, ATP को ही केवल एनर्जी करेंसी नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग ये याद रखिएगा कि ATP के ही जैसा GTP होता है, CTP होता है, UTP होता है, TTP होता है। ठीक है, इसके अलावा NADPH होता है, FADH2 होता है, NADH होता है। ये सब का सब मॉलिक्यूल है जो आपके सेल में प्रेजेंट है, और इसमें ये जो 3 मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाई एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सब किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये इक्विवेलेंट होता है ATP के। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा, तो हो सकता है कि अगली बार कभी हम इसके ऊपर वीडियो बना दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि आखिर ये सब मॉलिक्यूल भी क्या है और ATP की तरह ही कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, नहीं देखिएगा तो कम नॉलेज होगा और अधगल गगरी छलकत जाए वाला हाल जो है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग जो है इसके भी जो आदत लगा के बैठे हुए हैं ना कि तुरंत फट से वीडियो ऑन किए, ऑन करके 5 सेकंड देखे चले गए। ठीक है, इस आदत को खत्म कर दीजिए। ये आपके लिए बोल रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं है। मेरा वीडियो तो धीरे धीरे जैसे होगा वैसे तो आगे बच्चे लोग देखते ही देखते हैं। आप लोगों के लिए कह रहे हैं हम कि इसको अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिए, और नहीं देखना है तो एकदम छूइएगा भी मत। ठीक है ना, इसको नहीं छूना है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन जा भी रहा है तो मत छूइए, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोरोना है इसीलिए घर में ही रहिए, ज़्यादा इधर उधर छटकिए मत। ठीक है, घूमिए ज़्यादा मत, नहीं तो हो सकता है कि आपको भी कोरोना पकड़ ले, इसीलिए सावधान रहिए।